जरा सोचो कि तुम एक ऐसी सुरंग में फंस जाओ जहाँ से बाहर निकला ही ना जा सके, फिर चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। कहानी की शुरुआत होती है चाइना के पहाड़ी इलाके में, जहाँ एक लड़की कार में लिफ्ट लेकर एक लड़के के साथ जा रही थी। अचानक उसे सीट के नीचे लाश का हाथ दिखाई दिया। ये शरीफ सा दिखने वाला आदमी असल में सीरियल किलर है। उसने कार रोक दी और एक तेजधार हथियार से उस लड़की का खून कर दिया। थोड़ी देर बाद एक बस कुछ लोगों के साथ उसी रास्ते से जा रही थी। जब रेडियो अनाउंसमेंट हुई कि उस रास्ते पर एक्सीडेंट होने की वजह से आगे जाने की इजाजत नहीं है, फिर ड्राइवर टोनी ने कच्चे रास्ते की ओर बस मोड़ दी। बस के सामने एक सुरंग आ गई जहाँ से टोनी पहले कभी नहीं गुजरा था। वो आगे बढ़ने लगा और बस के सामने अचानक एक आदमी आ गया। इस सुमसाम सुरंग में वो अकेला क्या कर रहा था, ये सोचकर तो सब डर गए। लेकिन वो आदमी पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया। ली ने अखबार में देखा कि यह आदमी तो एक वांटेड क्रिमिनल है, लेकिन वो बिना बात कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहता था, इसलिए कुछ बोला नहीं। अब चलते चलते पूरे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन अब भी बस सुरंग में ही थी। ड्राइवर टोनी जानता था कि देश की सबसे बड़ी सुरंग को पार करने में भी 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन ये सुरंग तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार सबने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन फुल स्पीड में 30 मिनट चलने के बाद भी वो शुरुआत में पहुंच ही नहीं रहे थे। ये एक अंधेरी सुरंग थी जिसका कोई अंत नहीं था। सब लोग डर कर बस से नीचे उतर गए। अचानक जिंग को उसका फोन जगह पर पड़ा मिला, जिसे शुरुआत में उसने गुस्से में फेंक दिया था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई आम सुरंग नहीं है। ली ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें चलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से वहाँ कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। इसलिए जिंग ने अपना ऊन का गोला दिया। ली एक हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लगा और दूसरा हिस्सा वोंग नाम के एक दूसरे पैसेंजर के पास था। तभी सुरंग वाले अनजान इंसान ने कहा कि वो भी ली के साथ चलेगा। उस आदमी का नाम चियन है। कुछ देर बाद धुंध पड़ने लगी और बस के लोगों को दूसरी ओर से 2 लोग आते दिखाई दिए। सब उनका सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि ली और चियन ही थे। वो सुरंग बिल्कुल सीधी थी, लेकिन न जाने कैसे लोग घूम कर एक ही जगह पर पहुंच जाते थे। अब वो लोग फंस चुके थे, इसलिए ली ने सारी खाने पीने की चीजें लोगों में बांट दी। अब वो चारों आदमी फिर से रास्ता ढूंढने निकले, जबकि औरतें और बच्चे बस में ही रुक गए। थोड़ी देर बाद जिन ने देखा कि सिर्फ 30 मिनट में उनकी बस पर धूल जम चुकी थी। घबरा कर उसने सबको उठाया और सबको बाहर ले आई। इस बार चारों आदमी भी फिर से वहीं पहुंच गए। टोनी ने देखा कि उनका खाना भी एकदम सड़ चुका था। इसका मतलब ये था कि इस भूलभुलैया में समय भी असली दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने बस में देखा तो उन्हें पूरी सुरंग का एक नक्शा दिखाई दिया, जो न जाने कौन वहां पर रखकर चला गया था। ली नक्शा समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक लाइटें चली गई और अचानक ली भी गायब हो गया। वहाँ एक खून के निशान थे, जिसका पीछा करते करते वो लोग एक खोखली दीवार तक पहुंच गए। उसे तोड़कर वो एक अजीब से कमरे में पहुंच गए, जहाँ पर बहुत से गुम हो चुके लोगों की तस्वीरें थी। वहाँ पूरी जगह का इंजीनियरिंग डायग्राम पड़ा था। उसके मुताबिक यहाँ पर कुल मिलाकर पूरी 6 सुरंगी थी जो आपस में जुड़ी हुई थी। चियन ने हिसाब लगाया कि उन्हें बाहर निकलने के लिए पूरी की पूरी 6 सुरंगों को पार करना पड़ेगा। उसके मुताबिक इसी कमरे में दूसरी सुरंग का रास्ता मिलेगा। कमरे में उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर मिला, जिस पर सिर्फ 15 जुलाई की ही डेट थी। चियन ने उसे फाड़ दिया और उसके पीछे एक खुफिया दरवाजा मिला। उनके जाने के बाद कमरे की टीवी में एक औरत दिखाई दी जो एक छोटी सी गुफा में कैद थी। इसके बाद वो सब दूसरी सुरंग में पहुंचे, जहाँ पर उन्हें उसी जगह पर अपनी बस मिली। लेकिन बस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जाने वो महीनों से वहां पर खड़ी हो। बस में उन्हें अचानक से नूडल्स मिल गए, लेकिन टोनी ने बंदूक की नोक पर खाने पर कब्जा कर लिया। क्योंकि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए सबको यहाँ पर जल्दी भूख लगने लग गई, जिसकी वजह से लोग जानवरों की तरह बर्ताव करने लग गए। सारा नाम की एक पैसेंजर जो पैसे एक मॉडल थी, जो खाने के लिए टोनी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी तैयार हो जाती है। भैंग ने चुपके से एक नूडल्स का पैकेट चुरा लिया, लेकिन उसी वक्त टोनी ने उस पर हमला कर दिया। अंधेरे में अचानक से कोई पीछे से टोनी का खून कर देता है और बाकी सब बस देखते ही रह गए। वोंग की नजर बस के नीचे एक गटर के ढक्कन पर पड़ी। उसके अंदर जाने पर वो सब एक अजीबोगरीब कमरे में पहुंच गए। इस बार वो टीवी वाली लड़की धीरे धीरे गुफा में डूब रही थी। ग्रुप को एक बार फिर से वही कैलेंडर दिखा, जिसके पीछे खुफिया दरवाजा था। उसे पार करके वो लोग तीसरी टनल में पहुंच गए थे। ये सुरंग पहले से बहुत अंधेरी और सुनसान थी। वहाँ भी बस मौजूद थी, लेकिन उसमें सांप भर चुके थे, मानो कि वो बस सालों से यहाँ पर खड़ी हो। अचानक वेंग ने बंदूक निकाल ली और कहने लगा कि जब भी कोई मरा है तब उन्हें खुफिया रास्ता मिला है।
इसलिए यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए अगर उसे सबकी जान लेनी पड़ी तो वो ले लेगा। उसने जीन के हाथ से जियान के कंधे पर गोली लगवा दी। उसने उनके साथ आए दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर उन्हें पीटने लगा। वो फैन को भी ढेर सारी गोलियों से बूंद देता है। उसने सारा का भी गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही किसी ने उसके पीछे आकर उसका काम तमाम कर दिया। उसकी मौत के बाद उन लोगों को फिर से खुफिया रास्ता मिला जो चौथी सुरंग में खुलता था। तभी चिंग नाम की औरत जो प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी का समय आ गया और सेरा और चैन मिलकर बस की तलाशी करने लगे। ये सुरंग लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ती है, इसलिए सेरा को अजीब और गरीब लोग दिखाई देने लगे। डर कर वो बस के बाहर भागने लगे, लेकिन उसके चारों ओर लाशें ही लाशें थी। वहीं पर एक शीशा दिखा, लेकिन उसमें देखते ही किसी ने उसे पीछे से मार डाला। चियान जिंग और उसका बेटा आगे बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में ही जिंग का बेटा मर गया। अचानक जिंग ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उसने चियान को चाकू से मार डाला। चियान की आंख खुली तो वो एक सीक्रेट हॉस्पिटल में था। असली कहानी एक आर्मी ऑफिसर ने समझे। असल में कहानी की शुरुआत में जिस जेम्स नाम के सीरियल किलर को हमने देखा था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से वो कोमा में था। जेम्स ने कई औरतों को किडनैप करके मार दिया था, लेकिन सायरा नाम की लड़की अभी भी जिंदा थी और जेम्स के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। उसके कोमा में होने की वजह से उन्होंने एक साइकोथेरापिस्ट को जेम्स के दिमाग में बेचकर उस लड़की का पता लगाने के लिए भेजा था। वो साइकोथेरापिस्ट चियान ही था और असल में वो लड़की सायरा चियान की पत्नी है। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो जेम्स के दिमाग में चल रहा था, जो अब तक हमने चियान की नजरों से देखा। उसे अब तक यही पता चल पाया था कि उसकी पत्नी किसी नदी के आसपास है, लेकिन तेज बारिश की वजह से अगले 36 घंटों में नदी के आसपास की सारी गुफाएं पूरी की पूरी पानी से भर जाएगी। चियान ने आर्मी ऑफिसर को उस बार बार दिखने वाली तारीख 15 जुलाई के बारे में बताया। ऑफिसर ने बताया कि असल में इसी दिन जेम्स के माँ बाप की मौत हो चुकी थी। उसकी माँ का एक ड्राइवर के साथ चक्कर था, जिसका पता उसके बाप को चल गया था। उसकी माँ ने अपने पति को मारकर अपनी भी जान ले ली थी। असल में जेम्स एक टनल इंजीनियर है, इसीलिए जब वो कोमा में गया तभी उसने अपने दिमाग में खतरनाक टनल बनाने शुरू कर ली, जो उसके दिमाग की तरह ही एक भूल भुलैया थी। चियान का मकसद था जेम्स को उस टनल से बाहर निकालना ताकि वो कोमा से बाहर आ जाए, लेकिन उस हत्यारे का दिमाग इतना पेचीदा होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसके दिमाग में मौजूद बस के सारे पैसेंजर दरअसल उसके जिंदगी के अलग अलग पहलू है। सबसे अच्छा था ली, जो उसके अंदर मौजूद अच्छाई की एक झलक था। दूसरा था टॉनी, जो उसके अंदर के गुस्से को दिखाता था। बैंग जेम्स के दिमाग में उसके पिता की पर्सनैलिटी थी, क्योंकि जिस तरह वो बाकी लोगों को मार रहा था, असल जिंदगी में भी वो उसकी माँ को मारा करता था। और सेरा एकदम उसकी माँ की जैसी थी। उसकी माँ भी एक मॉडल थी और असल जिंदगी तरह ही उसका एक ड्राइवर के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। वो प्रेग्नेंट और जिंग उसके एक सपने की तरह थी, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि उसकी माँ बिल्कुल वैसी हो, लेकिन उसके दिमाग में भी वो जेम्स की बुराई को बदल नहीं पाई और मारी गई। आखिर में बचे वो जुड़वा बच्चे जेम्स के बचपन को दर्शाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई और भी मौजूद था जो बस में नहीं था, वो जिसने छिपकर ली, टॉनी और बैंक का कत्ल कर दिया था। उसकी अगली सुबह चियान फिर से जेम्स के दिमाग में दाखिल हुआ और इस बार उसने जेम्स से सीधा उसके पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन वो इतनी आसानी से कहाँ बताने वाला था। वो कहने लगा कि उसे अपनी माँ से नफरत है, क्योंकि उसने अपने बाप को मार डाला था। इसीलिए वो औरतों के किडनैप करके मार डालता था, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसके बाद वो चियान के उसके दिमाग के अलग अलग हिस्सों में ले गया, जहाँ पर उसकी जिंदगी के कई किस्से चल रहे थे। चियान ने जेम्स के सबसे नादान बचपन के हिस्से बाग से बात करनी चाहिए। उसी समय उसकी बहन फैन ने उसे सायरा का पता बताने से रोक दिया। इसके बाद चियान एक सिनेमा हॉल में पहुंचा, जहाँ पर आखिरकार उसे टनल में हुए कत्ल करने वाला आदमी मिला। ये कोई और नहीं बल्कि चियान खुद ही था। इसका सीधा सीधा मतलब था कि जेम्स का दिमाग इतना शैतान था कि जो भी उसमें झांकता वो भी एक कातिल की तरह सोचने लगता। शैतान चियान ने बताया कि वह सायरा को बचाना नहीं चाहता, इसीलिए उसने सुरंग में एक एक करके सबका खून कर दिया और नए जन्मे बच्चे को भी मार डाला। इसके बाद वो असली चियान को एक अंधेरी जगह पर ले आया, जहाँ पर उनका एक आखिरी मुकाबला होगा। जल्द ही एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जब असली चियान जीतने वाला था, एक और शैतान चियान वहाँ पर आ गया, जिसका सीधा मतलब था कि शैतान कभी मरेगा नहीं। उधर बारिश काफी तेज हो रही थी और पानी सायरा की गर्दन तक पहुँच चुका था। तभी असली चियान के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर वो खुद की जान ले ले तो उसके साथ साथ उसकी बुराई भी खुद ब खुद मारी जाएगी।
उसका प्लान काम कर गया और जेम्स के दिमाग में इन बुराई का नामो निशान मिट गया। इसके बाद जेम्स तुरंत हॉस्पिटल में कोमा से बाहर आ गया और उसने तुरंत इस सायरा का एड्रेस बता दिया। आखिरकार सायरा को तो एंड मौके पर बचा लिया गया, लेकिन चियान तो कभी नहीं उठा। वो अब उसी सुरंग में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। ये थोड़ी पेचीदा कहानी है, तो इसके ट्विस्ट में आपको क्या समझ में आया कमेंट में जरूर बताना।